अम, अच्छा जी, आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं आज के लेक्चर के अंदर, उनमें से सबसे पहला टॉपिक है बेसिकली। अब हम जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क के बारे में है। इससे पहले जो हमने जो जितने भी कंटेंट डिस्कस किए डीप लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाते हैं, उसके अंदर फॉरवर्ड पास कैसे है, उसकी फॉरवर्ड पास के अंदर क्या क्या फार्मूलेशन है, इक्वेशंस हैं, उनको हमने ड्राइव करके देखा। बैकवर्ड पास की इक्वेशन देखी, उनको कैसे ड्राइव करते हैं वो देखी। और ना सिर्फ उन्हें ड्राइव किया बल्कि इम्प्लीमेंट भी हमने किया, या इम्प्लीमेंट किया हुआ कोड हमने देखा, उसको मॉडिफाई करके देखा। और इसी तरह से हमने ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम को यूज़ करके कैसे वेट्स को अपडेट करना है वो वाली सारी बातें हमने की। अभी से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम ये बातें करेंगे कि कैसे एक न्यूरल नेटवर्क को हम उसकी परफॉर्मेंस को हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों हम अपने डाटा सेट को दो हिस्सों के अंदर स्पेशली डिवाइड करते हैं। कि आपके पास जो भी डाटा सेट है आप उसके 2 या 3 हिस्से बना लेते हैं, ठीक है। मतलब एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग डाटा सेट है, और दूसरा हिस्सा जिसे हम, ये हिस्सा हमारा ट्रेनिंग डाटा सेट है, ठीक है। मार्कर अगर आपके पास है तो दीजिए। और दूसरा हिस्सा हमारे पास वैलिडेशन डाटा सेट्स, समटाइम लोग इसे डेवलपमेंट सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से मतलब अपने ट्रेनिंग डाटा सेट को अगर हम 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लें, तो एक हिस्सा है जिसे हम ट्रेनिंग डाटा सेट कहते हैं, दूसरा हमारा वैलिडेशन डाटा सेट। तो अब हमने ये देखना है कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है ना ट्रेनिंग डाटा सेट पे कैसी है और वैलिडेशन डाटा सेट पे। तो बेसिकली वैलिडेशन डाटा सेट ही असल में क्रक्स है, वो हमें बेसिकली गाइड करेगा कि हमारा नेटवर्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। आल्दो हमने दोनों चीज़ों को ही देखना है, लेकिन किसी भी हाइपर पैरामीटर को सेट करने के लिए हमने वैलिडेशन डाटा सेट की रोशनी में उसको वैल्यूएट करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली डाटा सेट को हमेशा हम 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, और सम टाइम हम 3 हिस्सों के अंदर भी डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास डाटा सेट बड़ा है, एक हमारा ट्रेनिंग डाटा सेट है, दूसरा हमारा वैलिडेशन डाटा सेट है, और तीसरा हमारा टेस्ट डाटा सेट है। टेस्ट डाटा सेट का ट्रेनिंग के दौरान कोई रोल ही नहीं है। डाटा सेट जो टेस्टिंग डाटा सेट है बेसिकली एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट उसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास टेस्टिंग डाटा सेट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसे रहने दें। आपके पास डाटा सेट के 2 हिस्से ज़रूर होने चाहिए, एक जो आपका ट्रेनिंग के अंदर आप यूज़ करेंगे, और दूसरा आप ट्रेनिंग के दौरान ही आप ये चेक करने, फॉर एग्जांपल 100 इपॉक आपने ट्रेनिंग कर दी है, 100 इपॉक ट्रेनिंग करने के बाद मॉडल को आप ये देखना चाह रहे हैं आप वो कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो उस मकसद के लिए आप वैलिडेशन डाटा सेट हमेशा देखेंगे। तो वैलिडेशन डाटा सेट बेसिकली हमें हेल्प आउट करेगा कि हम जो हमारे नेटवर्क के अंदर डिफरेंट हाइपर पैरामीटर हैं उनको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये बातें हमने बहुत पहले की पिछले लेक्चर के अंदर, यानी कि बिफोर हॉलीडेज वो हमने बातें की कि एक न्यूरल नेटवर्क जो है ये डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा हाइपर पैरामीटर के ऊपर। मसलन जैसे नंबर ऑफ लेयर्स हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाइपर पैरामीटर पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ लेयर्स हैं, नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, हर लेयर पे नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स कितने हैं, ठीक है, या न्यूरॉन्स कितने हैं, या फिर इसी तरह से लर्निंग रेट, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपने एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज़ किया है, ठीक है, फंक्शन एंड सो ऑन, और बड़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो हर हाइपर पैरामीटर के बारे में ये चेक करना कि ये हाइपर पैरामीटर सेट करने के बाद हमारी नेटवर्क कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो इस हवाले से वैलिडेशन डाटा सेट जो है वो हमें हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ना बेसिकली तो हमने दोनों वैल्यूएशन करनी है, हमने ट्रेनिंग डाटा सेट पे भी अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस देखनी है, और अपने जो वैलिडेशन डाटा सेट उस पर भी हमने अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बेसिकली देखना है। तो अब जो मैं अभी डिवीजन की बात कर रहा था, थोड़ा सा मैं उसको दोबारा से हाईलाइट करना चाहूँगा कि जनरली हम क्या कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास डाटा सेट छोटा है, स्मॉलर डाटा सेट है,
बेसिकली दिस इज रिलेटिव टर्म। फॉर इंस्टेंस अगर मेरा डाटा सेट जो है वो है फॉर एग्जांपल 100 उसकी रेंज तक है, या फॉर एग्जांपल 10,000 तक का है, ठीक है, तो देन जनरली जो डीप लर्निंग एरा से पहले जो लोग डाटा सेट को डिवाइड कर रहे होते थे ना, वो बेसिकली 70-30% के अंदर इनकी डिवीजन हो रही होती, सेपरेट ये होता था, ठीक है, इन मशीन लर्निंग एरा। यानी कि स्टैंडर्ड जो था लोग इस वाले स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते थे, या सम टाइम करते थे 60-20 और 20। वैसे यहाँ 70 से मुराद क्या है, ये हमारा ट्रेनिंग डाटा सेट की, और 30 से मुराद क्या है, ये हमारा वैलिडेशन डाटा सेट है या डेवलपमेंट डाटा सेट है, ठीक है। या इसके अलावा जैसे मैं सेपरेट बता चुका हूँ, लोग करते थे ये 60%, 20% और 20%, कि 60% ट्रेनिंग रख लें आप, 20% जो है वैलिडेशन रख लें, और 20% जो है वो जो है आपका टेस्टिंग डाटा सेट आ जाए। या इसी सेपरेट को हम ऐसे करके भी देख सकते हैं कि 15% आपका वैलिडेशन आ जाए और 15% आपका टेस्टिंग डाटा सेट आ जाए। तो लेकिन इन डीप लर्निंग एरा जिसके अंदर हमारे पास डाटा सेट का साइज़ हमेशा ही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मिलियन के अंदर होता है, तो अगर हम कहें हमारा डाटा सेट जो है का साइज जो है वो 10,000 से ज़्यादा है, तो फिर स्प्लिट क्या होगी फिर स्प्लिट जो है वो कुछ लोग ऐसे ही करते थे कि आप ये करें जी, 98% कर लें आप अपना ट्रेनिंग डाटा सेट, और 1% रख लें आप वैलिडेशन डाटा सेट, और 1% ही आप रख लें क्या, टेस्टिंग डाटा सेट। क्योंकि स्टिल अगर देखें ना, मैं अगर कहूँ मेरे पास ये 10,000 ही एग्जाम्पल है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, देखें अगर मेरे पास 10,000 ही एग्जाम्पल्स हैं, अगर मैं कहूँ इसका 1%, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्टिल आपके पास 100 एग्जाम्पल्स हैं, इसके लिए वैलिडेशन के लिए, और 100 ही हैं आपके पास टेस्ट के लिए। इट्स ओके, स्टिल इट्स ओके, आप 100 एग्जाम्पल पे चाहे टेस्ट कर लें, ठीक है। और अगेन लोग कहते हैं अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपका डाटा सेट है, ठीक है, मिलियंस के अंदर है, तो फिर आप ये कर लें कि ये 99% से फिट कर लें, ये कर लें 99% और इसे कर दें 0.5 और इसे भी क्या कर दें 0.5, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही डाटा सेट बड़ा हो जाता है, जैसे डीप लर्निंग एरा के अंदर है, मतलब डीप लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर हमेशा यूज़ करते हैं लार्जर डाटा सेट, तो उसके अंदर स्प्लिट फिर आप ऐसे करके रखें, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब हमने ये स्प्लिट कर ली, ऐसा स्प्लिट करने के बाद अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इस स्प्लिट को यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद हम नेटवर्क की परफॉर्मेंस देखें। अच्छा, नेटवर्क की परफॉर्मेंस के अंदर ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं दोबारा से। हम यूज़ करते हैं टर्म बायस एंड वेरिएंस। बता सकते हैं शाबाश, बायस क्या है और वेरिएंस क्या है जी? याद है जी? बायस का मतलब है कि आपका जो ट्रेनिंग एरर है ना, यानी कि ट्रेनिंग डाटा सेट की पे परफॉर्मेंस आपके नेटवर्क की कैसी है, ठीक है। क्या मतलब, अगर आपके नेटवर्क की ट्रेनिंग डाटा सेट पे, या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ ट्रेनिंग एरर, अगर ज़्यादा आए तो इसका क्या मतलब है, हाई बायस्ड, आपका मॉडल जो है हाई बायस्ड है, ठीक है। और दूसरा, ये वाली परफॉर्मेंस किस पे है, आपकी वैलिडेशन डाटा सेट पे है, वैलिडेशन सेट पे है, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपका वैलिडेशन एरर हाई है, तो उसका क्या मतलब है, हाई वेरिएंस, ठीक है। जिसको पिक्टोरिकली शायद कुछ ऐसे हमने ड्रॉ किया था। फॉर इंस्टेंस मेरे पास कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स हैं।
ठीक है। और इस तरह से मेरे पास कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं और मेरे पास दो फीचर हैं x1 और x2, और मैं इन पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल को क्लासीफाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हाई बायस अगर है, ट्रेनिंग एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मॉडल कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, मॉडल कुछ इस तरह से आप नज़र आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो डिसीजन बाउंड्री है वो कुछ इस तरह की होगी, स्ट्रेट सी लाइन होगी। सिंपल मॉडल है बेसिकली। ठीक है, यानी ये कम्प्लेक्स नहीं है। ये मॉडल ये बता रहा है कि आपका जो डाटा है ना बहुत लीनियर है। ऐसे ही ना, ये लीनियर लाइन है, इसका मॉडल लीनियर है, लेकिन असल में डाटा सेट हमारा लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। ठीक है, तो ये मॉडल क्या है? हाईली बायस्ड। दूसरा केस हाई वेरिएंस क्या है कि आपका जो मॉडल है ना हर पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल को अलहदा कर रहा है, यानी कि हर एग्जाम्पल में से गुजर के जा रहा है। यानी कि ट्रेनिंग एग्जाम्पल जो आपका मॉडल है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, वो परफेक्टली फिट हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला मॉडल, दिस मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई वेरिएंस। ठीक है, और लेकिन हमारी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश है कि हमारा मॉडल कैसा होना चाहिए? जनरलाइज सा होना चाहिए। ठीक है, ताकि कल को हम कोई भी एग्जांपल दें तो उस पर भी अच्छा परफॉर्म करें। यानी कि हाई वेरिएंस का मतलब है ये सिर्फ ट्रेनिंग एग्जांपल पे ही अच्छा रिजल्ट देगा, ट्रेनिंग डाटा सेट पे अच्छा देगा, लेकिन वैलिडेशन डाटा सेट पे वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? पहले हम बात कर रहे हैं, जस्ट मैं उसको रिकैप थोड़ा सा कर रहा हूँ। अच्छा, अब ज़रा हम इस बात को थोड़ा सा और एनालिसिस अब ज़रा हम बात कर लेते हैं। अब मैं हाई बायसनेस को कैसे ओवरकम करूं? ठीक है, तो या मेरे पास अगर हाई वेरिएंस आ गई है तो उसको कैसे मैं कम करूं या ख़त्म करूं? तो अचीव हम क्या करना चाह रहे हैं? जस्ट राइट फंक्शन। ठीक है, जस्ट राइट मॉडल, ऐसा मॉडल हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये काम करने के लिए ना हम क्या करेंगे? हमें कोई मशीन लर्निंग जो रेसिपी है ना, कोई सिस्टमेटिक वे से ना, देखिए हमने ना बायसनेस को कम करना है या वेरिएंस को कम करना है, तो हमें सिस्टमेटिक वे से मूव करना होगा। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेनिंग के दौरान या हमें एक सिस्टमेटिक वे से उसको प्रोसेस करना होगा, ताकि हम जल्दी से जो है वो रिजल्ट अचीव कर सकें जो हम चाहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और दरमियान में भूल गया। देखिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में आपको बहुत पहले मैं बताया, अभी हम डिस्कस करते हैं रेसिपी थोड़ी देर तक। एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा हमने इस तरह की बात की थी बहुत पहले कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग जो एल्गोरिथम है इनकी ये हमेशा एक आइटरेटिव प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, हमेशा आइटरेटिव प्रोसेस और वो साइकिल की फॉर्म के अंदर है। मतलब क्या? देखिए ज़रा, हमेशा हुआ क्या, आपने कोई आइडिया सोचा, फॉर इंस्टेंस आपने सोचा अच्छा यार मैं ना लर्निंग रेट जो है वो कम कर लेता हूँ फॉर इंस्टेंस। ठीक है, या आपने सोचा अच्छा नंबर ऑफ लेयर्स मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, या आपने ये सोचा कि मैं कोई एक्टिव शिफ्ट फंक्शन चेंज करके देख लेता हूँ। आपने उसके मुताबिक ये सोचा, अगेन किसी रीज़न के साथ सोचा होगा, अभी रीज़न की हम बात थोड़ी देर तक करते हैं। उसके बाद आपने इस वाले आइडिया को कोड कर दिया, आपने कोड को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद फिर आपने क्या किया? आपने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद बड़ी तवज्जो सुनिएगा, इस एक्सपेरिमेंट के बाद यानी कि आपने ट्रेनिंग कर ली, वैलिडेशन भी साथ साथ करते रहे, तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ गए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? एवेल्युएट करना। ठीक है, एवेल्यूशन क्या है? एवेल्यूशन ये है कि क्या ट्रेनिंग एरर बहुत हाई था
मतलब हाई बायसनेस है। एवैल्यूएशन क्या है, क्या वेरिएंस है, क्या वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, या दूसरे लफ्ज़ों में और बड़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं जो हम लॉस कर्व ड्रॉ करते हैं वो कैसी है, ठीक है। इस तरह की लॉस कर्व की हमने बात की थी, ठीक है, कि ऐसे करके कि ट्रेनिंग के साथ जैसे जैसे नंबर ऑफ आइट्रेशन होती हैं हम बढ़ाते हैं तो लॉस क्या होता है, लॉस को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल लॉस कुछ ऐसे ऐसे होता जा रहा है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग लॉस ऐसे होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका एक मतलब ये है, और भी बड़े सारे मतलब है, इसका एक मतलब ये है कि आपका जो लर्निंग रेट था वो आपने बढ़ा रखा है, ठीक है। तो एनीहो यानी कि ये इस तरह के बहुत ज़्यादा जो एवेल्यूएशन है ना आप करेंगे, ठीक है। तो जिनमें से मैं दो दो टर्म का अभी जिक्र करूंगा, मतलब आपका ट्रेनिंग एरर बहुत ज़्यादा आया, हाई बायसनेस है या हाई वेरिएंस है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर आइडिया के बाद आपको इस वाली लूप में से बार बार गुजरना पड़ेगा। तो आप ये चाहते हैं कि ज़रा जल्दी जल्दी से गुजर लें, तो जल्दी जल्दी से गुजरने के लिए ज़रूरी है आप किसी सिस्टमैटिक वे से मूव करें, ठीक है। तो सिस्टमैटिक वे से मूव करने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या मशीन लर्निंग रेसिपी बेसिकली है क्या, कि हम नेटवर्क की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करें, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की डिज़ाइन, किसी भी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की एवेल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में अच्छा जी, सबसे पहले बड़ी तवज्जो से प्लीज़ आपने सारी बातें सुनी, बहुत आसान सी है। रेसिपी क्या है, मैं ना सूडो कोड की फॉर्म के अंदर लिखता हूँ इफ़, ठीक है। अभी इस लूप में से आप गुजरे, जो भाई मैं आपको दिखा रहा था, एवेल्यूएशन करते हुए आपने देखा, क्या देखा कि इफ़ ट्रेनिंग एरर इज हाई, ठीक है। या दूसरा मतलब यहां पे आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर रहे हैं। अगर वो हाई आई है, दूसरे लफ्जों में इसका मतलब एक और भी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हाई बायस। ऐसे ही ना ये मॉडल है, अब देखें ना, ये मॉडल देखिए और आपने ट्रेनिंग एग्जांपल दे, उनसे लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर ये है सिचुएशन, ये हाई बायसनेस है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है यहां मैं कुछ सोल्यूशन लिख लूँगा, प्रपोज करने लगा, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 1, आप ज़्यादा टाइम के लिए ट्रेनिंग करें, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 1 क्या है, ज़्यादा टाइम के लिए ट्रेनिंग करें, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन नंबर 2 क्या हो सकता है, आप अपने नेटवर्क को, बल्कि सोल्यूशन नंबर 1 हम लगते हैं क्या, आप अपने नेटवर्क को ना कॉम्प्लेक्स कर लें। सिंपल था ना मॉडल आपका, ठीक है। देखिए ये सिंपल मॉडल है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम के कॉन्टेक्स्ट में आपको शायद याद हो कि हायर डिग्री टर्म ऐड ही नहीं हमने की, ये जस्ट WX+B है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर कम्प्लेक्सिटी का मतलब है नंबर ऑफ लेयर्स आप बढ़ा दें, जितनी नंबर ऑफ लेयर हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा जो फंक्शन लर्न करेंगे वो कम्प्लेक्स होगा, मॉडल हमारा कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो आप मॉडल को क्या कर दें, कम्प्लेक्स कर दें। और दूसरा सोल्यूशन कि आप ज्यादा देर के लिए ट्रेनिंग करें। अच्छा, और तीसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप कोई और न्यूरल नेटवर्क जो है वो उसको देख लें, ठीक है। और अगर ये अगर आपने सोल्यूशन अप्लाई किए हैं, ठीक है,
और ये अप्लाई करने के बाद देखें जरा, लूप वही चल रही है, बार बार उसी लूप में से आप गुजरेंगे, या हर अटेम्प्ट के बाद उसी लूप में से आप गुजरेंगे। यानी कि पहले क्या मतलब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हाईलाइट करने वाली भी क्या है, पहले आपने ट्रेनिंग एरर को कम करना है, यानी कि बायसनेस को कम करना है। ठीक है, पहला स्टेप तो हमेशा यही होगा ना। अच्छा, ये अगर आप ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, मैं इसको अगेन सूडो कोड के अंदर लिखना चाह रहा हूं, इफ एल्स। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि क्या वैलिडेशन एरर क्या हाई है। ठीक है, वैलिडेशन एरर से हाई होने से मुराद क्या कि ये आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर मेरी कोई एग्जाम्पल, वैलिडेशन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वो यहां पे करके है, मेरी वैलिडेशन एग्जाम्पल यहां पे करके आ गई है, ठीक है, और वो नेगेटिव एग्जाम्पल है, तो ये तो बता रहा है कि इस साइड पे सारी पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं, तो यहां पे क्या आएगा, वैलिडेशन एरर हाई आएगा। तो इसका क्या मतलब है, दूसरे लफ्जों में इसका मतलब क्या है, हाई वेरिएंस। अच्छा जी बिल्कुल, इसे ओवरफिट, ये ओवरफिटिंग हो गई बेसिकली इन टर्म का ना, मैं चले यहां पे लिख भी देता हूं, दिस इज कॉल्ड अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग को हम, मैंने कि मुख्तलिफ नाम है, अंडरफिटिंग को हम कहते हैं हाई बायस, लेकिन अगर आप जस्ट एरर के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाह रहे हैं तो आप समझें क्या, हाई ट्रेनिंग एरर। ठीक है, और ये वाला जो मॉडल जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमने लिखा, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स मॉडल मैं यहां से डाल देता हूं, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉडल है ये क्या है, इसे कहते हैं हम ये ओवरफिटेड है या हाई वेरिएंस, या दूसरे लफ्जों में हाई वैलिडेशन या डेवलपमेंट एरर आ गया, वैलिडेशन एरर। ठीक है, ये मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, अब अगर आप ओवरफिटिंग है तो फिर इसके सोल्यूशन क्या है, ठीक है, जरा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन ये है, नंबर 1, ऐड मोर डेटा। बड़ी तवज्जो से प्लीज, मैंने यहां लिखा ऐड मोर डेटा, मैंने यहां नहीं लिखा हाई बायसनेस केस के अंदर, मैंने नहीं लिखा कि आप डाटा सेट बढ़ा दें। बड़ी तवज्जो से इस बात को देखिएगा। देखिए मैं यहां पे आ गई, तस्वीर थोड़ी सी कंप्लेक्स हो गई है लेकिन स्टिल इट्स ओके। यानी कि डाटा सेट आप डाटा बढ़ा दें किस वाले केस के अंदर, जब ओवरफिटिंग है, जब हाई वेरिएंस है, जब ट्रेनिंग एरर आपका ज्यादा आया, उस केस के अंदर आप क्या कर दें, डाटा सेट बढ़ा दें। लेकिन अगर आपकी हाई बायसनेस है ना, ओवरफिटिंग है, अंडरफिटिंग है, उस केस के अंदर डाटा सेट बढ़ाना कोई फायदेमंद चीज नहीं। उसको यहां पे पिक्टोरियली थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। देखिए जरा, ये मेरा मॉडल था, फॉर एग्जांपल ये मेरा अंडरफिटेड मॉडल है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर देखिए जरा, मैं यहां ट्रेनिंग एग्जांपल ऐड करूं, ये नेगेटिव, ये पहले थी फॉर इंस्टेंस, ठीक है, और ये मेरी पॉजिटिव एग्जांपल थी फॉर इंस्टेंस। अब मैं देखिए जरा, मॉडल तो मेरा ये है ना, ये सिंपल मॉडल। अब मैं देखिए जरा, मैं पॉजिटिव, मैं नेगेटिव एग्जांपल और बढ़ाता जाऊं, या मैं पॉजिटिव एग्जांपल और बढ़ाता जाऊं, इस मॉडल को फर्क पड़ रहा है? नहीं। वो आपने सिंगल एक लेयर का नेटवर्क फॉर इंस्टेंस बनाया हुआ है, या मल्टीपल लेयर्स हैं तो हर लेयर पे एक एक नेटवर्क न्यूरॉन फॉर इंस्टेंस आपने डाल दिया, सादा सा आपका मॉडल है। तो इसका मतलब है यहां पे ट्रेनिंग डाटा सेट बढ़ाना कोई फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाले केस के अंदर ओवर फिटिंग केस के अंदर या हाई वेरिएंस केस के अंदर
यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ डेटा सेट बढ़ाना फायदेमंद है, क्योंकि जितना डेटा सेट बढ़ाएंगे तो ये मॉडल की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, असल में वो करीब आ जाएगा जो असल में डाटा का ट्रेंड है वो लर्न कर लेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करते हैं, ऐड मोर डाटा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगला स्टेप क्या हो सकता है जी, अगर आप पे फॉर इंस्टेंस सम टाइम लिमिटेशंस आ जाती हैं, डाटा सेट आपके पास और है ही नहीं, ठीक है, कोई बड़ा ही क्रिटिकल डाटा सेट था, बड़ा ही थोड़ा था, तो फिर इसके अंदर ये स्ट्रेटजीज अपनाएंगे जो कि इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस भी करते हैं। वो क्या है, रेगुलराइजेशन की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। L2 के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात की थी। अगेन आज हम उसको न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि वो यहाँ पे क्या है, और इसके अलावा और भी हैं, इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ड्रॉप आउट क्या है, अगेन दिस इज अनदर रेगुलराइजेशन टेक्निक, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, आज नहीं करते। इसके अलावा अर्ली स्टॉपिंग का आइडिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से डाटा आर्गुमेंटेशन है, अगेन डाटा आर्गुमेंटेशन के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा सेट बढ़ा सकते हैं अपना, ठीक है, डाटा सेट बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है हम ओवरफिटिंग को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो सारी इंशाल्लाह बातें डिस्कस करेंगे। या तीसरा तरीकाकार क्या हो सकता है कि आप कोई और नेटवर्क सर्च कर लें, ठीक है। और अगर आप देखें जरा, अगर आप सक्सेसफुल हो गए हैं, मतलब आपने ये करने के बाद ये सारी स्ट्रेटजी अपनाई और आपने देखा, अच्छा ये करने के फौरन बाद मतलब आपने चेंज ही करनी, तो हर दफा फिर आपने क्या करना है, यहां मैं लिख देता हूं, गो बैक टू ट्रेनिंग प्रोसेस। ये यानी कि इनमें से कोई भी चीज चेंज करते हैं, ट्रेनिंग करें दोबारा से, ठीक है ना। आइडिया आया आपके पास, अगेन उसका कोड किया, आपने एक्सपेरिमेंट से गुजरा, फिर एवेल्युएट करें, फिर अगर आपका ट्रेनिंग एरर हाई आया तो फिर इन्हीं में से किसी चीज को चेंज करें, ठीक है, एंड सो ऑन। और इसी तरह से यहां पे भी आपने यही काम करना है, अगेन क्या, गो बैक टू ट्रेनिंग प्रोसेस। अच्छा हाँ, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, बेसिकली क्या होगा, देखें जरा, रेगुलेशन से क्या होगा, नेटवर्क की कंप्लेक्सिटी ही कम होगी। शाबाश, बिल्कुल ठीक आपने आइडेंटिफाई करे कि नेटवर्क की कंप्लेक्सिटी कम कर दें। हाँ, हम नेटवर्क की लेयर कम ज़्यादा नहीं करेंगे, वो हम कंप्लेक्स ही उसे रखेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे ही मैं डाटा सेट बढ़ा दूंगा ना, वो नेटवर्क, वो मॉडल जो है हमारा सिंपल हो जाए। वो कैसे करके मैं अभी इंशाल्लाह शो करूंगा, या जैसे मैं रेगुलराइजेशन अप्लाई करूंगा, ये तो शो शॉर्ट मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे डिफरेंट रेगुलराइजेशन टेक्निक अपनाने के बाद हमारा मॉडल जो है वो सिंपल हो जाता है, कंप्लेक्स से सिंपल खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी कि अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है बेसिकली, कि मॉडल को तो कम्प्लेक्स ही आप रखें, कम्प्लेक्स रखने से क्या फायदा होगा, आपका ट्रेनिंग एरर कम आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर रेगुलेशन ऐड कर देंगे या डाटा सेट बढ़ा देंगे ना, उसके अंदर ओवरफिट भी कम हो जाएगी, उसके अंदर वैलिडेशन एरर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों, अच्छा एक और चीज टर्म मैं ना इसको जस्ट डिस्कस कर दूं यहाँ पे ना, लोग अक्सर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में डीप लर्निंग को इसलिए बड़ा प्रेफर कर रहे होते हैं कि यहाँ ना बायस वर्सेस वेरिएंस ट्रेड ऑफ की बात नहीं है। मशीन लर्निंग के अंदर वहाँ पे ट्रेड ऑफ होता था कि जैसे ही आपका ट्रेनिंग एरर आपका कम होता है, वहाँ पे वैलिडेशन एरर ज़्यादा हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे ही आप नंबर ऑफ लेयर मॉडल को बेसिकली कम्प्लेक्स करेंगे, जैसे ही कम्प्लेक्स करेंगे उसका ट्रेनिंग एरर बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब बायसनेस बिल्कुल खत्म हो गई। और एट द सेम टाइम जैसे ही आप ट्रेनिंग डेटा सेट बढ़ा लेंगे या रेगुलराइजेशन टर्म ऐड कर लेंगे ना, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ओवरफिटिंग भी कम हो जाएगी, वैलिडेशन एरर भी कम आना शुरू हो जाएगा। यानी कि क्या मतलब, ट्रेनिंग और वैलिडेशन एरर जो है आपस में एक दूसरे को डाउन नहीं करेंगे, दोनों ही नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से लोग डीप लर्निंग एल्गोरिथम को प्रेफर कर रहे होते थे कि आप नेटवर्क को बड़ा कर दें और रेगुलेशन अप्लाई कर दें। तो ऐसा करने से दोनों बायसनेस भी और एट द सेम टाइम जो वेरिएंस है दोनों नीचे आ जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह से ये बात तो हो गई। अच्छा, अब आपने ये कर दिया, इसके बाद देखें अभी मैं इस कंडीशन के अंदर ही हूं, उसके बाद क्या करना है, अगर ये भी नहीं और ये भी नहीं है, यानी कि बायसनेस भी नहीं है और
वेरिएंस भी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है, एल्स क्या होगा, एल्स यू हैव डन, जो आपका मॉडल है इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम रेगुलराइजेशन पे जाते हैं। जाने से पहले ना मैं एक दो बायसनेस का, हाई वेरिएंस और हाई बायसनेस, इसको जरा मैं ना थोड़ा सा और नंबर के कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखाना चाहूँगा। नंबर के कॉन्टेक्स्ट में दिखाने से मुराद क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ना, आपने क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, बाइनरी कैट डिटेक्शन, कैट है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ना आपने सबसे पहले देखा ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर की क्या मतलब, आपको कैट का इमेज दिखाया जाए तो आप कहें हाँ ये कैट है, डॉग का इमेज दिखाया जाए तो आप कहें हाँ ये कैट नहीं है ये डॉग है। आप बड़ी आसानी से दोनों के दरमियान क्लासिफिकेशन कर लें। इसका मतलब है ह्यूमन एरर क्या हो गया, जीरो। आप जरा बड़ी तवज्जो से किया, अगेन मैं बायस और वेरिएंस को डिस्कस करने लगा हूं यहाँ पे ठीक है। अच्छा जी, हम देखते हैं ट्रेनिंग एरर पे भी और वैलिडेशन एरर पे। देखें जी, पहला केस, केस नंबर 1 फर्स्ट। जो ट्रेनिंग एरर है ना वो आया है 1%, ठीक है। और जो आपकी या जो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस है उसके अंदर जो एरर है वो 1% है। इसी तरह से वैलिडेशन परफॉर्मेंस में जो एरर है वो है 15%। ठीक है जी। अब इस वाले केस के अंदर शाबाश, मुझे आप बता सकते हैं केस नंबर 1 के अंदर ये कौन सा वाला केस है, अभी हमने डिस्कस किया जी, शाबाश शाबाश, दिस इज हाई वेरिएंस के। अच्छा, वेरिएंस को एक और कॉन्टेक्स्ट में जरा देख लीजिएगा। वेरिएंस मुराद क्या है, इनके ट्रेनिंग एरर और टेस्टिंग एरर के दरमियान काफी सारा फर्क है, वेरिएशन काफी है। बिकॉज ऑफ दैट अगेन आप कैसे वेरिएंस, हाई वेरिएंस, ठीक है। ये केस कौन सा हो गया, हाई वेरिएंस। अच्छा जी, दूसरा केस आपने प्लीज मुझे बताना है 50%। अच्छा, ये ह्यूमन एरर है, मैंने बताया कितना है 0%। इस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल हमारा डाटा ही बड़ा नॉइजी है, हम नहीं पहचान रहे, तो फिर हम इस एरर के कॉन्टेक्स्ट में क्या वैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस वजह से कहा कि ह्यूमन एरर 0 है, कि डाटा क्वालिटी आपकी बड़ी अच्छी है, डाटा सेट की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। अच्छा जी, अगर ये सिचुएशन, जी शाबाश, बता सकते हैं ये कौन सा केस है जी जी, फर्क नहीं है, इसका मतलब वेरिएंस तो नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है, ट्रेनिंग एरर ज्यादा हो तो क्या होता है, हाई बायस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और सिचुएशन, बड़ी तवज्जो से प्लीज। ये तीसरा केस, जी शाबाश, दोनों हाई है। क्या मतलब, ट्रेनिंग एरर भी बहुत ज्यादा है और वेरिएंस एरर, इनका गैप भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, हाई बायस एंड हाई वेरिएंस। अच्छा, मैं भी इसकी एग्जांपल भी आपको, ये कुछ ऐसा करके होगा, मैं जस्ट यही हाईलाइट कर दूं, ये कुछ शायद ऐसा करके होगा, गौर से देखिएगा। यानी कि मेरी ये पॉजिटिव एग्जांपल थी, सॉरी नेगेटिव एग्जांपल थी, ये मेरे पास कुछ पॉजिटिव एग्जांपल थी, ठीक है। तो हाई वेरिएंस और हाई बायसनेस का मतलब कुछ ऐसा होगा कि मॉडल जो है ना, काफ़ी सारी एग्जांपल पे ना वो हाई वेरिएंस शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एरर दे रहा है, लेकिन कुछ एग्जांपल पे ना वो बहुत ही ओवरफिटेड है,
यानी यहाँ पे क्या है, हाई वेरिएंस है, और इस जगह पे क्या है, हाई बायसनेस। जहां मॉडल सिंपल हुआ मतलब ठीक है, वहां पे क्या हुआ, हाई वेरिएंस आ गई, हाई बायसनेस आ गई। जहां पे वो ज्यादा कम्प्लेक्स हुआ तो वहां पे क्या आ गया, हाई वेरिएंस आ गई। ठीक है, तो जस्ट टू शो कि दोनों ही चीजें यहां पे आ रही हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से चौथा केस क्या है जी, शाबाश, चौथा केस क्या है, मैं कह देता हूं एरर जो है वो मेरे पास ऐसा कुछ है। हाँ जी, बता सकते हैं ये केस केस क्या है जी जी, शाबाश, जस्ट राइट वाला मामला। क्या मतलब, लो बायस एंड लो वेरिएंस। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई चलें जी, अब ज़रा हम डिज़ाइन रेसिपी की भी हमने बात कर ली। अब ज़रा हम बात करते हैं रेगुलराइजेशन पे। दोबारा से मैं, शायद मुझे ये पहले बताना चाहिए था लेकिन इट्स ओके। अब ज़रा हम ना यहाँ पे आ जाते हैं कि रेगुलराइजेशन जो है ना, मेरे पास डेटा सेट ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, तो फिर मैं अपने मॉडल की जो ओवरफिटिंग है उसे कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो उस मकसद के लिए हम L2 रेगुलराइजेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू रखें। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा हम देखें जी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए ना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम के अंदर हमने लॉस फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया था। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया था। शायद आपको याद हो कि हमने लिखा था 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to m लॉस फंक्शन वाई आई हैट, यानी प्रिडिक्शन हमारी एफ एक्स, जो भी मैं टर्म यूज़ कर रहा था, मैं एफ एक्स कह रहा था या मैं एच थीटा ऑफ एक्स कह रहा था, सभी का मतलब एक ही है। ठीक, यानी कि ये मेरी प्रिडिक्शन और एक्चुअल लेवल के अंदर फ़र्क ये बेसिकली लॉस। और लॉस हमने क्या यूज़ किया था, यानी कि लॉस का मतलब है एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल का आपस में फ़र्क। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या है, सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल का फ़र्क। ठीक है, अच्छा अब जरा इसके अंदर इसको क्या हमने मॉडिफाई किया था, इसके अंदर हमने जब रेगुलराइजेशन ऐड की तो क्या किया था हमने, याद है, लैम्डा ओवर 2m, हाँ जी, और हमने यहाँ पे L2 नाम यूज कर ली कि वेट्स जितने भी आपके हैं, मतलब W जितने भी हैं या थीटा जितने भी हैं, उनका क्या करते हैं, स्क्वायर ले। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखें ना, अब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये इसके अंदर सिर्फ इस डाटा टर्म को ही मिनिमाइज नहीं आपने करना, इस रेगुलराइजेशन टर्म को भी आपने छोटा करना है। इन दोनों टर्म का छोटा होने से ही आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, याद आ रही है, ये बातें हमने डिटेल से डिस्कस की थी। तो अब हम बात करने लगे हैं कि न्यूरल नेटवर्क के केस के अंदर अब ये हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है, अच्छा यहाँ पे बाइनरी क्लासिफिकेशन कर मैं बात करूँ तो यहाँ हमारा जो लॉस फंक्शन है क्या यूज़ किया था हमने, याद है, उसका नाम था बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अब अगर मैं न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, ठीक है, तो यहाँ कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जितनी लेयर्स भी हैं आपकी, उन सभी के पैरामीटर फाइंड करने हैं ना आपने, यानी कि मिनिमाइज दिस फंक्शन, फाइंड द पैरामीटर दैट मिनिमाइज दिस कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, हमने अगेन वी वांट टू फाइंड द पैरामीटर दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट लेयर्स, जितनी भी लेयर्स हैं आपकी, फर्स्ट किया मैं कहता हूँ वो L लेयर्स हैं, तो आपने इन सभी लेयर्स के पैरामीटर फाइंड करने हैं और अगेन आपने इसी लॉस फंक्शन को यूज़ करना है। अगेन अगर मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन एग्जांपल की ही बात कर रहा हूँ तो आखिरी लेयर हमारी जो होगी उसके अंदर सिग्मॉइड फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो लॉस फंक्शन है वो हमारा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि जिसको हमने लिखा था वो क्या है, वाई एक्चुअल लेबल हमारा इनटू लॉग ऑफ, हाँ जी,
वाई आई हैट, यानी कि प्रिडिक्शन हमारी, ठीक है, -1 माइनस वाई इंटू लॉग 1 माइनस वाई आई हैट, ये आई है और इसके साथ भी माइनस। ये एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल, और सभी का आ जाए तो ये सम और समेशन लगा के। अच्छा जी, अगेन यहाँ पे लॉस वाई आई, जो यानी कि यहाँ प्रेडिक्शन कामा जो एक्चुअली लेबल है, और प्लस लैम्डा ओवर 2m। लैम्डा समझ आ रही है क्या था? लैम्डा इज अ रेगुलराइजेशन पैरामीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसके अंदर क्या चेंज आएगी, बड़ी ही तवज्जो से प्लीज़ आपने देखना है। सॉरी, यहाँ पे भी लिखना था मुझे, i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू 1 टू n, कितने नंबर ऑफ आपके जो हैं पैरामीटर्स हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू l, हर लेयर के ऊपर जो आपके पैरामीटर हैं w, ये मैं l लिख लेता हूँ, l छोटा l, और उसका क्या, उसका स्क्वायर, और बड़ी वजह से देखिएगा इस बात को, और इसके साथ में लिखने लगा हूँ एक टर्म, एक लेटर जिसका नाम क्या है f। f से क्या मुराद है, फ्रोबेनियस नॉर्म, ठीक है। फ्रोबेनियस नॉर्म से क्या मुराद, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये बेसिकली क्या है, ये WL क्या है, बेसिकली मैट्रिक्स है हमारी। W क्या है बेसिकली, मैट्रिक्स, हर लेयर की W मैट्रिक्स, ये है बेसिकली वो। तो फ्रोबेनियस नॉर्म का मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट का आपने स्क्वायर लेना है और उसे ऐड करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, फ्रोबेनियस नॉर्म कहते हैं। अच्छा, इसे क्या, मैं अभी थोड़ा सा इसकी वजाहत भी करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये फर्क आ गया जी, ठीक है। यहाँ पे यानी कि समझ लें कि मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, यहाँ तो एक एक वेट्स की बात कर रहा था, यहाँ पूरी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको जस्ट एवेल्यूएट करता हूँ, इसको जस्ट इसके अंदर कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। ये मैं मिटा दूँ साइड से, बड़ी तवज्जो से प्लीज़ देखिएगा। मैं ना थोड़ी सी पुरानी चीज़ें जो हमारी थी ना, मैं उनके साथ लिंक करने लगा हूँ। आपको पता है फॉरवर्ड पास के अंदर हमने ये मेरा कोई न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मेरा ये न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, और दो इनपुट आप दे रहे हैं, इस लेयर के ऊपर, इस लेयर पे जो वेट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, W1। इस लेयर पे जो वेट्स हैं उन्हें क्या कहेंगे, W2। मैं बाई, अच्छा यहाँ पे मैंने जस्ट ना W के साथ किया है, अगर हम चाहें ना यही सारा कुछ बायस टर्म को भी ऐड कर सकते, लेकिन जनरल ट्रेंड क्या है बेसिकली डीप लर्निंग के अंदर, लोग या रिसर्चर बी बायसनेस टर्म को ऐड नहीं कर रहे होते, उसको कहते हैं जस्ट W इसको ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट उन्हें रेगुलराइज कर लें, उन्हें छोटा कर लें, यानी कि यहाँ पे ये बात समझ आ रही है ना, रेगुलराइजेशन से मकसद क्या है बेसिकली, कि W को छोटा करना। जैसे मैं W को छोटा करूंगा तो मेरा नेटवर्क सिंपल हो जाएगा। वो कैसे, मैं अभी आपको उसकी इंट्यूशन भी दिखाता हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा जी, इसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास दो फीचर हैं x1 x2, ये मेरी लेयर है, यहाँ पे W3, और ये लेयर है, इस पे पैरामीटर क्या है, W4, ठीक है। अगर मैं W2 की बात करूं तो बता सकते हैं इसकी मैट्रिक्स कैसी होगी, शाबाश बता सकते हैं, उसकी डायमेंशन क्या होगी जी, शाबाश, प्रीवियस, यानी कि करंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मल्टी कामा प्रीवियस लेयर के नंबर ऑफ न्यूरॉन, जी शाबाश। क्या कितने हैं, ये मैं इस लेयर पे हूं ना, ये है मेरी लेयर 2, ये लेयर 2 है, L2 जी, 2/2, ठीक है। ये मेरी लेयर 1 है,
L इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके वेट्स मैं अगर लिखना चाहूँ तो आपको याद होगा, ट्रांसपोज करके हमने लिखा था W11 W12 W21 W22। ये कौन सी लेयर? 2 लेयर। बिल्कुल इस तरह डिटेल से हमने बात की थी। ठीक है। अच्छा, ये पैरामीटर मैं जस्ट अभी इसमें ही फोकस करता हूँ, लेयर 2 की बात करता हूँ, और इसके ये इसी वाले जो वेट्स है ना, मैं उसकी बात सिर्फ करता हूँ कि इसको हम कैसे अपडेट करेंगे। यहाँ पे ये जो समेशन हो रही है ना, ये वाली समेशन हो रही है, इसका क्या मुराद है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है लेयर 1 से लेकर, फॉर एग्जाम्पल ये कितनी लेयर है जी? 1 2 3 और 4 लेयर हैं टोटल। इसका मतलब क्या है? यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 4। ठीक है। अगर मैं इसे खोल के लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इनके समेशन ख़त्म करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये W1 प्लस W2 का स्क्वायर प्लस W3 ये। ठीक है, ये बात समझ आ रही? तो ये बेसिकली इसके रेगुलराइजेशन टर्म ये होगी। बड़ी अब तो जो से प्लीज आपने देख लिया। अब मैं ना जस्ट मुझे पता है कि इस फॉरवर्ड पास किया हमने, कास्ट कंप्यूट की, उसके बाद हम क्या करते हैं? बैकवर्ड पास करते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं। अब देखें ज़रा, मैं इसका ग्रेडियंट, मैं जस्ट अभी एक वेट पे फोकस करता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने कहा ये वाला वेट, ठीक है, हमें पता है कि हमें ये करना है अल्टीमेटली क्या? W इज इक्वल टू W, हाँ जी, माइनस एल्फा इंटू, हाँ जी, DW, ये हमने करना होता है। तो अभी मैं फिक्स करने लगा हूँ किसके लिए? सिर्फ 2 लेयर के लिए। ये सभी लेयर के लिए हमें अपडेट करना है ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करके। सही है। ये मैं कैसे फाइंड करूंगा? बड़ी तवज्जो से प्लीज। ये मैं कैसे फाइंड करूंगा? अब मैं रेफर करने लगा हूं जो हमने पहले पढ़ा है, यानी कि छुट्टियों से पहले जो कुछ भी हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने क्या किया था, थोड़ा सा मैं उसे रिकैप कर लूँ, यहाँ लिख देता हूँ। फॉरवर्ड पास याद आ रहा है? क्वेश्चन क्या थी? मैंने हर लेयर के ऊपर जी कैसे कंप्यूट करते थे? फॉरवर्ड पास जी इज इक्वल टू किसी भी लेयर पे, जी इज इक्वल टू W, किसी भी लेयर पे ना L लेयर पे कर देता हूँ, W ऑफ L मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट विद इनपुट L माइनस 1 प्लस B ऑफ L, और इसके बाद फिर हम एक्टिवेशन कंप्यूट कर देते हैं। ठीक है, और इसे लूप लगा दें। इतनी लेयर्स हैं, जितनी लेयर है उसी दफ़ा ये क्वेश्चन चला दें। इसी तरह से हमने लिखा ये फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास के लिए भी हमने कुछ क्वेश्चन लिख ली थी। ठीक है, लास्ट लेयर के लिए भी हमने, मतलब जैसे मैं कहूँ हमने DC के ऐसे कंप्यूट किया था आखिरी लेयर के लिए ना। इस वाले केस के अंदर फॉर इंस्टेंस ये हमारी लेयर है 4 ना, तो उसके लिए क्या था? A माइनस वाई, यानी कि फॉर्मुलेशन कंप्यूट करने के बाद ऐसा ही कुछ आया था, 4 माइनस वाई। ठीक है, ये बात याद आ रही है? मैं जस्ट उसे हाईलाइट कर रहा हूँ, जस्ट मैं पुराने नोट्स में गलत ना लिख दूँ, मैं जस्ट उसको देख लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से जो हमने डेरिवेशन की, जस्ट टू रिकैप जी, ये मैंने लिखा है जी, ये मैंने लिखा बैकवर्ड पास के हवाले से। ठीक है जी, ये सही है। इसी तरह से DW4 फॉर इंस्टेंस वो कैसे कंप्यूट हुआ? वो हमने ड्राइव करके देख लिया था, 1/m DZ4 इंटू A3। सही है, एंड सो ऑन। मैं किसी भी लेयर का ऐसे बस यही बार बार करना था मुझे। और हाँ, ये मुझे सेकंड लेयर डिफरेंट, सेकंड लेयर लास्ट लेयर का ये है, मतलब इस तरह से हम डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं। जो हिडन लेयर आ जाती हैं उनमें थोड़ा सा फर्क था। ठीक है, वो हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे थे इस तरह से, सो ऑन। ठीक, अब मैं जस्ट
मैं बाकी चीज़ों को यहाँ पे रिकैप नहीं करता, मैं जस्ट एक काम करने लगा हूँ। मैं ना यहाँ जस्ट इस लेयर पे, लेयर 2 जो है ना उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखने लगा हूँ, लेयर 2 के कॉन्टेक्स्ट में ये DW क्या है, ठीक है। यानी क्या मतलब, देखें ज़रा, मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ, बड़ी गौर से देखिएगा, मैं कंप्यूट करना चाह रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ J विद रिस्पेक्ट टू DW2, यानी कि इसका क्या मतलब है, DW2, ये मैं कंप्यूट करना चाह रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, आप इस टर्म का यहां पे इस जगह पे क्या आ गया आया होगा, इस जगह पे क्या, यानी कि कैलकुलेशन करते हुए इस जगह पे क्या आया होगा, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन आया होगा, उसका डेरिवेटिव लिया हमने और पुट किया एंड सो ऑन सो फोर्थ, बाकी सारी कैलकुलेशन की, यानी कि बैकवर्ड मूव करते गए। यहाँ पे हमने DW4 कंप्यूट किया, 3 किया, फिर 2 हमने कंप्यूट किया एंड सो ऑन, आगे हम मूव करते गए। अब मैं जस्ट ना डायरेक्ट ही लिखने लगा हूं कि इस वाली टर्म का, बड़ी गौर से प्लीज आपने देखना है, इस वाली टर्म का या कहने का मतलब सिर्फ लॉस अगर मेरे पास है, लॉस टर्म है, सिर्फ रेगुलराइजेशन नहीं है। देखे ना मैं क्या करना चाह रहा हूं, डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूं ना विद रिस्पेक्ट टू W2, इसका मतलब है इस टर्म का भी लूंगा, इस टर्म का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू DW2, और इसी तरह से इस वाली टर्म का भी, ये जो मैंने जिसे सर्कल किया, ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव मुझे लेना है, किसके हवाले से, W2 के हवाले से। इसका डेरिवेटिव अब इस वाली टर्म का, जो पहली टर्म है, देखा ना यहाँ दो टर्म मैंने आ गई, ये मेरी जो पहली टर्म है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। पहली टर्म का डेरिवेटिव हमने कंप्यूट पहले कर लिया हुआ है, मैं वैसे ही लिखने लगा, ठीक है। वो क्या है जी, 1/m जी, बताएं शाबाश, डी DZ 2 इंटू A1, सही है जी, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव इसका लिख दिया। अब मैं दूसरी टर्म का L/2m, इसका डेरिवेटिव, अब इस टर्म का मैं डेरिवेटिव लिखना, ये पहली टर्म का हो गया, ये हमने पहले ड्राइव किया हुआ तो वही मैंने लिखा। अब इस टर्म का मैं डेरिवेटिव लिखना चाह रहा हूं। अब देखें, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, जब मैं इसका टर्म का डेरिवेटिव, ये मेरी मैट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैट्रिक्स है, उनका मैं डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहा हूं। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू DW2 है, इसका मतलब है ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गए, ये तो जीरो हो गए, ये तो जीरो हो गए। इसका क्या मतलब है, सिर्फ इस वाली मैट्रिक्स का मुझे डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, सही है। अच्छा अब जरा देखिएगा, स्क्वायर वाली टर्म है ना, ये स्क्वायर टर्म है ना, बेसिकली क्या है, फ्रोबेनियस नाम, हर टर्म का स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने कर लिया। अब मैं इसका क्या लूंगा, डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव बेसिकली क्या है कि हर टर्म का डेरिवेटिव उसी के वेट के हिसाब से, क्या मतलब सिर्फ फाइंड होगा, अगर मैं किसी और के वेट के हिसाब से फाइंड करूंगा तो वो नहीं होगा। क्या मतलब, इसका डेरिवेटिव इसी टर्म के हवाले से, क्या मतलब, क्या आंसर आ जाएगा, 2 1 1 ऑफ 2, ये क्या आ जाएगा, 2 1 2 ऑफ 2, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 सभी में है का बाहर निकाल दूं तो ये टर्म अंदर क्या आ गया, बड़ी तवज्जो से प्लीज, ये वही आ गया, ये वही मैट्रिक्स ही आ गई हमारे पास। इसे मैं लिख दूं 2W जी, इसे मैं क्या लिख दूं, T2W2, ठीक है। तो यानी कि इसका डेरिवेटिव, यानी कि ये अब है बेसिकली क्या, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विद फ्रोबेनियस नाम बेसिकली ना, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू DW2, क्या आंसर आ गया, ये DW आ गया। तो इसको जब हम जस्ट मैं इस दो सी टर्म के अंदर को पुट करने लगा, अब आंसर क्या बन गया, ये 2DW, हाँ जी,
एग्री करते हैं इस वाली बात से? अच्छा जी, ये पुट करने के बाद आप बड़ी तवज्जो से देखिएगा, मैं अभी ये यहाँ पे आपको हाईलाइट भी करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक है, यही टर्म यहाँ ऊपर भी शो मैंने किया है, और इसमें कोई, हाँ जी सॉरी, इसके साथ ये 2w, ये वाली टर्म के साथ ये, तो इसका डेरिवेटिव लेना, तो ये कांस्टेंट तो ऐसा जैसे ही आना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2m, ये इससे कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म बची, लैम्डा w ओवर m। सही है जी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आया क्या, dw2। देखें जरा, अब मुझे इसे यूज कहाँ करना है, मुझे इसे यूज करना है ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट के अंदर। वो क्या वैल्यू, वो है w इज इक्वल टू w2 इज इक्वल टू w2 माइनस एल्फा dw2। जस्ट पुट कर देता हूं ये वैल्यू मैं यहाँ पे, w2 माइनस एल्फा जी 1 ओवर m dz2 a1 प्लस, हाँ जी, लैम्डा w2 ओवर m। बड़ी तवज्जो से प्लीज देखिएगा, इसी टर्म को हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के एल्गोरिथम के कॉन्टेक्स्ट में देखा हुआ है, गौर से देखिएगा। ये w2 और ये w2 इन्हें इकट्ठा कर दूं मैं, ये दोनों सेम है ना, यहां मैं लिख दूं w2 को बाहर लिख लेता हूं और इसके अंदर लिख देता हूं 1 माइनस, ये कॉमन निकाल लेता हूं ना, ये माइनस टर्म आ गई, माइनस लैम्डा अल्फा, अल्फा एक बाहर टर्म है, ये सॉरी ये मुझे अल्फा बाहर टर्म है, अल्फा ओवर m, ठीक है जी, ये लैम्डा, ये m, ये लैम्डा और m और साथ अल्फा बाहर ले गया मैं, ठीक है, और यहां पे क्या आ गया, माइनस अल्फा ओवर m, ये वही पुरानी टर्म है dz2 इंटू a1, ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? बड़ी तो आखिरी बात करने लगा बस, ये टर्म क्या है, देखें ये तो पुरानी हमारी वही टर्म आ गई, इनके ये नई टर्म ऐड हुई है। पहले क्या हमने निकाला था, ऐसा ही कुछ, w2 माइनस अल्फा m dz2 इंटू a। अच्छा सॉरी, इसे यहाँ पे मुझे a ट्रांसपोज है ये ना, सॉरी ये a ट्रांसपोज है, आई थिंक इसे कंफर्म कर रही है, ये a ट्रांसपोज है, ये a ट्रांसपोज है, ठीक है। अच्छा आप जरा देखें ये टर्म क्या है, इससे जरा गौर से देखें ये क्या हो रहा है, ये टर्म कर क्या रही है, बस ये बताएं। यानी मेरे पास अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं, अब मेरे पास w2 क्या है, ये हासिल है मेरा सारा कुछ, ये क्या बता रही है, ये क्या कर रही है टर्म, जरा गौर से देखें, शाबाश। यानी कि ये जो फैक्टर है 1 माइनस कोई एक नंबर होगा जो कि इस वाली टर्म को छोटा कर रहा है, 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, w, कोई एग्जांपल रख लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लैम्डा की वैल्यू है 1, अल्फा की वैल्यू फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ 0.1 है, और फर्ज किया मैं कहता हूँ जो ट्रेनिंग एग्जांपल है वो मेरे पास 1000 है फॉर एग्जांपल, या 100 है फॉर इंस्टेंस, ये नंबर क्या बना, ये नंबर क्या बना, ये ओवरऑल नंबर क्या बन गया जी, ये क्या बन गया 0.001, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है 1 माइनस 0.001 क्या बनेगा ये नंबर 0. हाँ जी 0001 हो गया, चले 0001, ये क्या आंसर बन गया जी 0.9990 या 8, ठीक है ऐसे ही है। अच्छा जी, अब मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूं इसके साथ, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा होगा छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, रेगुलराइजेशन बेसिकली क्या कर रही है, वेट्स को ना इस वजह से कहते हैं रेगुलराइजेशन क्या कर रही है,
वेट डिके कर रही है। इस वजह से वेट गे की टर्म भी आपको नजर आ रही होगी लिटरेचर के अंदर। ये क्या कर रही है? श्रिंक कर रही है। क्या मतलब? डब्ल्यू छोटे हो रहे हैं, जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि ना बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है ना बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है, बल्कि वो क्या है? छोटा होता जा रहा है। तो जैसे डब्ल्यू छोटा होगा, जैसे ही डब्ल्यू छोटा होगा, कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी। तो यही तो हमारा मकसद है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो ये बेसिकली रेगुलराइजेशन का इफेक्ट है कि वो हमारे वेट्स को छोटा कर रही है। अच्छा, अब जरा मैं इसको अब जैसे से फाइनलाइज करने लगे हैं चीज़ों को, अब जरा जस्ट इंट्यूशन ना, ऐसा करने से क्या हुआ? देखें, ऐसा करने से क्या हुआ मैं जस्ट उसको हाईलाइट अगर करना चाहूँ, हाँ जी, पहली इंट्यूशन कि जैसे मेरे डब्ल्यूज किसी भी लेयर पे ये छोटे होते हैं। क्या मतलब? नियरली इक्वल टू जीरो होते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ? अगर मेरा नेटवर्क, ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिखी है, फॉर इंस्टेंस मेरा नेटवर्क ज़रा कम्प्लेक्स सा था, ज़्यादा नंबर ऑफ लेयर्स थी उसके, ज़्यादा नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स से, ठीक है? तो अगर मेरे वेट्स छोटे हुए तो बड़े सारे वेट्स ऐसे होंगे जो जीरो होंगे। उनके जीरो होने से क्या हुआ? ये न्यूरॉन की एक्टिवेशन की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई, जीरो हो गई। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ ऐसा करने से देखें, ये सारे का सारा नेटवर्क जो है ना, ये वाला, ये ख़त्म हो गया। जस्ट आपका जो नेटवर्क है ना, उसने ये वाला चीज़ से लर्न किया। क्या लर्न किया है? एक सिंपल नेटवर्क। एक कम्प्लेक्स नेटवर्क से हम कैसे सिंपल नेटवर्क की तरफ मूव आगे। जैसे ही हम नेटवर्क सिंपल करेंगे तो हमारी ओवरफिटिंग क्या होगी? कम होगी, हाई वेरिएंस कम होगी, वैलिडेशन एरर कम होगी। ठीक है जी, बात समझ आई? अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, एक और बड़ी अच्छी इंट्यूशन जो कि मुझे वैसे पसंद भी है। देखिए, फर्ज किया आपने ना, बड़ी तवज्जो से प्लीज आप बात सुनो, आपने tan h या सिग्मॉइड फंक्शन जो है ना एज अ एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है। उनके बारे में हमें पता है, उनका बिहेवियर कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, इस जगह पे ऑलमोस्ट लीनियर होते हैं और इसके बाद फिर वो नॉन लीनियर ज़रा उसकी आउटपुट आ रही होती है। यानी कि अगर मैं tan h की बात करूं तो ये +1 और यहाँ पे ये -1, ऐसी कोई वैल्यू हो रही थी, यहाँ पे 0। ठीक है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा इस बात को। हमें पता है कि रेगुलराइजेशन क्या करती है? W को क्या करती है? किसी भी W को क्या करती है? छोटा करती है, 0 के करीब करीब करती है। ठीक है, आप जरा देखें, फॉरवर्ड पास के अंदर हमें पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले भी हाईलाइट भी हमने किया था। वो क्या होता है? WL इंटू A L-1 प्लस B ऑफ L। फॉर द टाइम बीइंग मैं जस्ट इस B को इग्नोर करता हूं, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सादा करने के लिए। अच्छा, अब W हमारा अगर छोटा है, जरा देखें, W छोटा आया, W छोटा है तो Z क्या होगी? वैल्यू बड़ी आएगी छोटी आएगी? Z की वैल्यू भी क्या आएगी? छोटी आएगी। बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने देखा, Z की वैल्यू मेरी छोटी आ गई। ये मैंने चार्ट जो शो किया यहाँ पे, ग्राफ जो बनाया, ये क्या बनाया मैंने? ये tan h फंक्शन का है कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है मेरे पास? हॉरिजॉन्टल मेरे पास क्या है? Z की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, और वर्टिकली मेरे पास क्या है? एक्टिवेशन की वैल्यूज। ठीक है, वर्टिकली मेरे पास क्या है? एक्टिवेशन की वैल्यू। अब जरा देखिएगा, अगर मेरी Z की वैल्यू छोटी है, क्या मतलब? W मेरा छोटा है, W की वैल्यू छोटी है, तो Z भी क्या आएगा? छोटा आएगा। यानी कि W छोटा है तो Z की वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। यानी कि ये पॉजिटिव की तरफ भी छोटी वैल्यू और नेगेटिव की तरफ भी छोटी वैल्यू। बड़ी तवज्जो से देखिए इस बात को। अब आउटपुट क्या आएगी आपकी? आउटपुट कहाँ, किस वाली रेंज के अंदर आएगी? इस वाली रेंज के अंदर, जहां पे क्या है? एक्टिवेशन फंक्शन क्या है आपका? कैसा बिहेव कर रहा है? वो लीनियर बिहेव कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? आपका जो नेटवर्क है ओवरऑल, वो एक बिग लीनियर फंक्शन को लर्न कर रहा है, ना कि बिग नॉन लीनियर फंक्शन को। मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर आपका हर हिडन लेयर के ऊपर आपने tan h फंक्शन यूज किया हर लेयर पे, और आपने रेगुलराइजेशन अप्लाई कर दी,
रेगुलराइजेशन अप्लाई करने का क्या मतलब क्या है कि हर लेयर के वेट्स को आपने बहुत छोटा कर लिया, बहुत छोटा कर लिया। अगर आपने उसे बहुत छोटा कर दिया, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, जैसे हमने यहां पे देखा कि जी की वैल्यू छोटी आई। अब ये मैंने ग्राफ आपको शो किया किसका, tan h का। tan h हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है, जिसे आप z इनपुट देते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको z इनपुट देते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो आपको a कंप्यूट करके देता है। तो वो आप देखिए जरा, जब छोटी वैल्यू तो इस वाली रेंज के अंदर जो ये ग्राफ है ना, यहाँ पे इसकी स्लोप 1 थी, शायद आपको याद हो। यानी कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये तो लीनियस है, इसके बाद ये नॉन लीनियर होता है। इसका मतलब है आपने ओवरऑल ही इस नेटवर्क के अंदर हर जगह पे लीनियर फंक्शन, यहाँ पे भी लीनियर फंक्शन, यहाँ पे भी लीनियर फंक्शन, यहाँ पे भी लीनियर फंक्शन, ओवरऑल ही एक बहुत बड़ा लीनियर फंक्शन लर्न कर रहे हैं। यानी कि बड़ा तो है लेकिन लीनियर है, दैट्स इट। तो जब लीनियर फंक्शन की हम बात करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। तो इसका मतलब है आपने क्या किया, अपने सिंपल नेटवर्क लर्न कर लिया, सिंपल फंक्शन लर्न कर लिया। इसका मतलब है आपने ओवरफिटिंग को अवॉइड कर लिया। नहीं, सिंपल कर दिया ना नेटवर्क। ये अंडरफिटिंग की तरफ मूव करेगा, लेकिन बिल्कुल अंडरफिट नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन ये है जैसे हमने जस्ट ये, इसका मतलब हम अस्यूम करते हैं ये जस्ट राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ठीक है जी। होप सो के कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हुआ होगा। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर कुछ और रेगुलेशन टेक्निक हैं, ड्रॉप आउट की बात हम करेंगे इंशाल्लाह, अर्ली स्टॉपिंग की बात करेंगे, डाटा आर्गुमेंटेशन की बात करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है ना ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम की तरफ मूव करेंगे। जी L2 नाम हमने यूज़ किया है। इसके अलावा भी है, L1 भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली लोग जो है ना L2 के साथ प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, करते हैं इसे।